हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग मेडिकल के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें नीट का आपका कैसे स्टडी करना है, कैसे आपका एंट्रेंस होगा, उसके बारे में आपको गाइड करेंगे ऐसे स्टूडेंट जो कि फ़िलहाल टॉपर है। ठीक है, जिनको बहुत अच्छा स्कोर आया है, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको अपना इवैल्यूएशन करना है तो आप अन अकेडमी पे जाके, जो एवरी संडे अन अकेडमी कॉम्बैक्ट टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट, वो दे सकते हैं। अगर आप टॉप 3 में आए तो आपको जो अन अकेडमी का अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 100% स्कॉलरशिप मिलेगा और कम्प्लीटली फ्री मिलेगा। अगर आपका रैंक 150 स्टूडेंट में का आता है तो भी आपको बहुत सारे एडिशनल डिस्काउंट मिलेंगे। अभी अन अकेडमी क्यों, वहाँ पे बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन फॉर्म में, वहाँ पे बेस्ट ट्यूटर्स है, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइडर है, बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। इसलिए आप अन अकेडमी पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कुछ कोर्सेस अन अकेडमी के फ्री भी है, वहाँ पे भी जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरे कोड को यूज़ करो, आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू। तो गाइस, आज हमारे साथ है अब्देली, जिनको फर्स्ट नीट अटेम्प्ट में 220 मार्क्स मिला था। बहुत डिप्रेशन में जाने के बाद फिर से रिवाइज किया, फिर से स्टडी स्टार्ट किया, फिर से खुद को मोटिवेट किया और सेकेंड अटेम्प्ट दिया 2020 में। अभी उनका जो रिसेंट मार्क्स है वो 603। तो हम लोग उनसे जानेंगे कि उन्होंने 220 से लेके 603 तक का सफर कैसे किया। तो अब्देली, आप बताइए कि आपका कैसा अटेम्प्ट दिया था आपने फर्स्ट, आपने कैसे एग्जाम का स्टडी किया था, क्या फेलियर का रीजन था, आपको क्या लगता है कि इतना कम आपको मार्क्स क्यों आया था? Hi friends, my name is Abdali Hashim Jawad, and as sir introduced me, I scored 603 marks in my second attempt and 220 marks in my first attempt in 2019. So दोस्तों, मैं जो पहला अटेम्प्ट दिया अपना, उसमें मैंने ज़्यादा फोकस अपने 12th पे कर लिया था और मैं थोड़ा मौज मस्ती में था। मतलब नीट को मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। अपने को पता है कि 15 लाख लोग बैठ रहे हैं और उसमें से 7 लाख लोग पास होते हैं और उसमें से 30,000 या 40,000 लोगों को गवर्नमेंट सीट मिलता है। तो इतना टफ कंपटीशन है, मतलब 100 में से 1 या 2 बच्चों का हो रहा है। तो वो एग्जाम के लिए जो आपका टेम्परामेंट होना चाहिए, जो आपका माइंड सेट होना चाहिए, जो आपका कंट्रोल होना चाहिए पूरा सिलेबस के ऊपर, वो एक एक्सेप्शनल होना चाहिए कि 100 में से आप एक कैसे बने। ये बहुत मुश्किल है ये। तो वैसा मेरा था नहीं, मैं एकदम मस्ती मजाक में था, इतना सीरियस नहीं लेता था। थोड़ा टाइम पढ़ लिया और फिर बाकी टाइम पास में निकाल लिया। ज़्यादा फोकस से पढ़ाई नहीं करता था, तो इतना ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं था। तो मैं जब नीट के पेपर में बैठा तो मैं पूरा ब्लैंक हो गया 2019 में, जब मैं पहला अटेम्प्ट, तो तब मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया पेपर में, और मेरा खुद का पेपर 1 घंटे में हो गया। तो मैं बोला बहुत अच्छे, फिर तो इतना जल्दी पेपर हो गया, अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं थोड़ा खुश हो गया, मेरे को लगा ठीक है, अच्छा था पेपर, इजी था। फिर जब मैंने घर आके देखा कि मैंने इतनी सारी सिली मिस्टेक्स की है, फिर मैंने रियलाइज किया कि हाँ, इतनी सी पढ़ाई से इतना बड़ा एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इसके लिए अपने को पढ़ाई बहुत ज़्यादा चाहिए, फोकस वाला पढ़ाई चाहिए और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। जब मैं पेपर दे के आया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरे को लगा मेरे को 400 मार्क्स मिलेंगे। मैं ये सोच के बाहर निकला, मैं बोला चलो हो जाएगा, अच्छा है। फिर जब घर आके देखा, जब आंसर की आई, जब मैंने मेरे मेरे पेपर से मेरे आंसर की चेक की, तो मेरे को कुछ 150 के 200 हो रहा था। तो मेरे को लगा, मैं थोड़ा अपसेट हो गया, मैं बोला ये कैसे हो गया। फिर मैंने 1-2 दिन सोचा कि नहीं, मैंने भी इतनी मेहनत नहीं की थी कि मेरे को इतने मार्क्स आए। क्योंकि वो जो है वो एक चीज़ है भाई, कि डिजर्व बिफोर यू डिजायर। पहले आप अपने आप को उस काबिल बनाए कि मैं वो एग्जाम क्रैक करूँ, क्योंकि आपको पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि आपका एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं। जितने भी बच्चे आप देखे, जिसने जिसने भी नीट क्रैक किया, उसको पहले से ही पता है कि मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। उसको 1 दिन पहले, 1 महीने पहले, 1 साल पहले भी पता होता है कुछ को कि मैं क्रैक कर लूंगा। वो मोटिवेशन के साथ, वो स्पिरिट के साथ वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि अपना एग्जाम क्रैक कर ले। और वही मैंने, मेरा पहला अटेम्प्ट में जो मेरे को फेलियर हुआ, उससे मैंने थोड़ी बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखी, टॉपर्स की इंटरव्यूज थोड़े देखे, फिर थोड़े यूपीएससी के टॉपर्स जो थे वो लोग भी थोड़ा अच्छा गाइड करते हैं।
मतलब यूपीएससी आप अलग ही एग्जाम, लेकिन वो लोग एक लाइफ लेसन दे जाते हैं कि भाई पढ़ाई आपको कैसे करनी है। तो मैंने यूपीएससी वालों की वीडियो देखी और फिर कुछ नीट और जेई के एस्पायरेंट्स के कुछ वीडियो देखे, जिससे मैंने देखा कि भाई वो लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। वो बड़े लोग मतलब जो सक्सेस पा चुके हैं, जिन्होंने ड्रॉप करके सक्सेस पा लिया, वो लोग ने अपना प्लानिंग कैसा किया, वो लोग ने अपना शेड्यूल्स कैसा बनाया। तो मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो देखी, थोड़ी आइडियाज दी कि भाई हाँ ऐसे पढ़ा जाता है। फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में भी थोड़ी बहुत रिसर्च की कि कौन सा कोचिंग लेना चाहिए। अभी कुछ लोग होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि भाई जो कोचिंग जा रहा है वही क्लियर कर, बिल्कुल नहीं। अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे तो भी आप क्लियर कर सकते, ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। आप अपनी पढ़ाई के पूरा डिपेंड करता है आपका कॉन्फिडेंस पे, आपकी पढ़ाई पे, आप कितने फोकस से पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 12 घंटे पढ़ ले, 16 घंटे पढ़ ले, लेकिन फिर भी नहीं क्रैक कर पाए। मेरे साथ मेरे दोस्त लोग थे, उसका 3rd अटेम्प्ट था, 4th अटेम्प्ट था कुछ लोगों का, वो लोग का नहीं हुआ लेकिन मेरा हो गया। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप अटेम्प्ट ज्यादा दे रहे तो वो क्लियर कर जाएगा, ऐसा नहीं। आप कितने फोकस से, आप कितने कॉन्फिडेंट होकर अपनी पढ़ाई करते हैं वो डिटरमिन करता है आपका नीट का स्कोर क्या होगा। तो मैंने फिर ड्रॉप लिया और फिर मैंने क्लासेस के बारे में रिसर्च किया था। मुंबई में, आई एम स्टे इन मुंबई मजगांव, तो मुंबई में मैंने सोचा, फिर मैंने कोटा जाने का सोचा है लेकिन फिर मेरे को फैमिली से दूर नहीं जाना, घर पे रहना बोला, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है। मतलब अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आपको ऐसा है कि भाई फैमिली से आप दूर रह के पढ़ सकते हैं, तो ही आप ये स्टेप ले। क्योंकि देखिए कुछ लोग होते हैं जो कोटा चले आते हैं और फैमिली से दूर होते हैं, तो फिर वो लोग को ऐसा लगता है 1-2 महीने सेटल होने में निकल जाता है। वहाँ का एनवायरनमेंट हो गया, मेस का खाना हो गया, रहने का हो गया, तो 1-2 महीने के आप वो टाइम आपका निकल जाता है। वो फिर आपको बाद में रियलाइज होगा कि हाँ मैंने 1-2 महीने पीछे वेस्ट कर दिया। वैसे बुरा नहीं है, लेकिन आपको एडजस्ट करना आना चाहिए, तभी आप ऐसा डिसीजन लेके मैं अपने घर से दूर जाऊँ और कोटा जाऊँ या किधर भी, दिल्ली जाऊँ या किधर भी जाऊँ, तो आपको एडजस्टमेंट आपका होना चाहिए पहले से। नहीं तो फिर आपका 1-2 महीने वेस्ट हो जाए तो फिर आपको बाद में रियलाइज होगा। फिर मेरे को घर से दूर जाने नहीं था, मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे घर पे रहना, इधर ही रहना। तो फिर जब मुंबई में हमने रिसर्च किया तो फिर एलन और आकाश में से सोच रहे, फिर एटलास मेरे डैड ने एलन चूज किया, तो फिर वो घाटकोपर वाला एलन का ब्रांच में मैंने स्टडी किया। और फिर वही पूरा ईयर निकला। और फिर जब लॉकडाउन आ गया ना, तब मेरे को लगा कि अब क्या होगा। अब ये भी एक टर्निंग पॉइंट था दोस्तों, और आपके लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है जो अभी एग्जाम देने वाला है। ऐसा आपको समझना चाहिए कि लॉकडाउन हमारे लिए ही बना, ऐसा समझ कर आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। देखिए अगर मई में एग्जाम देता तो मेरे को 400 आते, 500 आते, लेकिन अब एग्जाम पोस्टपोन हो गया सितंबर में, तो आपके पास 4 महीने और है। ऐसा नहीं सिर्फ आपके पास, सबके पास 4 महीने, तो ऐसा नहीं सब बूस्ट कर जाएगा। कुछ लोग गिर भी जाते हैं, कुछ लोग ये टाइम यूटिलाइज कर लेता है, वो आपको फिर बाद में रियलाइज होगा कि भाई हाँ मैंने कर दिखाया। तो फिर जब लॉकडाउन आ गया तो मैं थोड़ा फिर 1-2 दिन मैंने ब्रेक ले लिया, जब क्लासेस छूट गया था, फिर एकदम लॉकडाउन कांस्टेंट था, एकदम पढ़ाई पढ़ाई, तो आपको ऐसा लगे कि एकदम ज्यादा हो रहा है, तो आप एक दिन अपने आप को ब्रेक दे, आप अपनी हॉबीज पे टाइम दे, कुछ और एक अलग चीज करें जिससे आपको स्टडी, ऐसा नहीं कि स्टडी भूल जाए, ऐसा नहीं कि बस छोड़ दो सब बुक रख दिया और निकल गया, ऐसा नहीं। एक दिन आप रेस्ट करें, थोड़ा बाहर घूमे, एनवायरमेंट का नेचर में थोड़ा घूमे, थोड़ा आप पीस ले लें, थोड़ा माइंड पर से रेस्ट ले लें, और फिर से अगले दिन से आप थोड़ा अपना रूटीन बनाना स्टार्ट करें। एक बस छोटा मोटा फिर रिफ्रेशमेंट होना चाहिए कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल सर, वो होना ही माइंड चाहिए सर। रिलैक्स ऐसा होगा। नहीं कि आप कंटिन्यूस पढ़ाई ही कर रहे हैं, और रिफ्रेशमेंट भी ऐसा नहीं कि भाई इंस्टाग्राम खोल दिया, स्नैपचैट खोल दिया, टाइम पास कर रहे, वो रिफ्रेशमेंट नहीं होता। वो अपने को लगता है रिफ्रेशमेंट, लेकिन वो अपनी स्टडी को भी लेके निकल सकते हैं। फिर आपका ज्यादा टाइम उसमें बैठ जाता है और आप ज्यादा टाइम उसमें स्पेंड करते हैं। तो जितना हो सके आप आधा 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा ब्रेक लें। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया, 3-4 घंटे पढ़ाई किया और फिर 2-3 घंटे का बड़ा ब्रेक ले लिया, तो उससे क्या होता है आपका जो कंसिस्टेंटली फ्लो जो चल रहा है ना पढ़ाई का, वो टूट जाता है। तो आपने जो 4 घंटे पढ़ाई की, फिर 2 घंटा बड़ा ब्रेक ले लिया आपने, तो फिर से आपको 4 घंटा पढ़ाई करने में दिक्कत होगी, उसके बाद 3 घंटे में बुक बंद कर देंगे। तो ये चीज भी आप ध्यान, वो मेरे साथ कर रहे हैं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पूरा शेयर कर रहा हूँ। मैं भी ऐसा ही कर रहा था, 4 घंटे, अगर 3-4 घंटे में मैंने सीटिंग लगाई तो फिर मैं आधे 1 घंटे का भी ब्रेक लूंगा, ताकि वो मोमेंटम टूटे नहीं। तो ये फिर से अपने को 4 घंटा पढ़ने बैठना है। आपको वो ध्यान में रखना, टाइम मैनेजमेंट अपना, दिन का आप अपना गोल बना के स्टार्ट करें दिन, तो क्या अपना ब्रेन एक गोल सेट हो जाता है, तो अपना ब्रेन एक फोकस में आ जाता है। हाँ भाई आज मेरे को एक चीज अचीव करनी है,
मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, तो आप अपने अपने दिन का पहले से आप गोल बना लेते हैं, तो आपका फोकस, आपका माइंड पूरी तरह से सेट हो जाएगा कि हाँ भाई आज मेरे को इतना करना है। तो फिर आप अपना ब्रेक लेना चाहोगे तो भी आपको आपका जो टाइम टेबल है वो रोक देगा कि नहीं यार तेरा इतना बाकी है, ब्रेक मत ले। आप अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करा, इतना फोकस और डिटर्मिनेट हो जाएगा तो ये एग्जाम निकलेगा, क्योंकि अच्छा, फिर ये एक एग्जाम। यहाँ पे टाइम टेबल का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है, इम्पोर्टेंस यहाँ पे कितना ज्यादा है कि अगर आपको शेड्यूल सेट करना चाहिए या फिर कैसे भी वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मतलब डायरेक्शनलेस पढ़ना चाहिए, कभी फिजिक्स पढ़ लिया, कभी केमिस्ट्री, कभी बायो, ऐसे पढ़ना अच्छा है आपके हिसाब से, या फिर आप एक शेड्यूल करो कि मुझे इतना ही पढ़ना है इतने टाइम में और वही पढ़ना है, क्या बेटर है? देखो देखो मैं मेरा पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ऐसा है कि डायरेक्शन लेस पढ़ाई तो नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा एग्जाम है, मतलब आपको फिर लॉन्ग टर्म याद नहीं रहेगा अगर आप डायरेक्शन लेस जो चूज कर रहे हैं ना, कि भाई आज मेरा मन किया फिजिक्स उठा लिया, चलो फिजिक्स पढ़ते हैं, पूरा दिन फिजिक्स पढ़ते, फिर कल मेरा मन किया केमिस्ट्री पढ़ने का, चलो पूरा दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपका जो लॉन्ग टर्म है ना वो नहीं होगा, वो तो वो आपको है ना लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहेगा, वो आपको शॉर्ट टर्म में आप चीजें भूल जाएंगे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरा मानना ये है कि आप टाइम टेबल सेट करें। आप हफ्ते का टाइम टेबल सेट करें या महीने का सेट करें, या कुछ लोग होते हैं जो दिन में सुबह उठते 6 बजे और 10 मिनट देते हैं अपना टाइम टेबल सेट करने के, वो भी चीज सही है। लेकिन वो एक दिन में आप सुबह उठ के दिन का डिसाइड करें, उससे अच्छा आप एक दिन पहले ही अगले दिन का टारगेट सोच लें। मतलब जब रात को आप सोने जा रहे हैं तो ऐसा समझिए मोबाइल पर टाइम पास नहीं करना, उसकी जगह आपको अगले दिन के लिए टाइम टेबल सेट कर देना है, तो वो आपका बेनिफिशियल हो जाएगा, आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और आपका अगले दिन का टाइम टेबल भी सेट हो जाएगा। तो आप जो टाइम टेबल सेट करते हो उससे आपको दो चीजें बेनिफिट होती है। एक तो आपकी पढ़ाई लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है, और एक आपका ब्रेन कंसिस्टेंट हो जाता है और आपका ब्रेन एक फोकस में आ जाता है कि हाँ भाई कल मेरे को इतनी पढ़ाई करनी है, तो आपका ब्रेन एक फोकस में आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस से आपको एक टाइम टेबल। ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते भाई इतना भयंकर टाइम टेबल बना दिया कि भाई हो ही नहीं रही, ऐसा नहीं बायो के लिख दिए 6-7 चैप्टर कर दूंगा मैं खाली एक दिन में, ऐसा भी आपको नहीं करना है। मतलब आप देखिए मेरे को पता है मेरी कंसिस्टेंसी कितनी है, मेरा कैपेबिलिटी कितना है, मेरे बाजू वाले को पता है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपको पता है आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करें और धीरे धीरे उसको मूव करें। ऐसा नहीं पहले दिन 6 चैप्टर लिख दिया तो फिर दूसरे दिन बैठ ही जाए, फिर आपको ऐसा लगेगा भाई टाइम टेबल बना कुछ फायदा नहीं, कुछ तो हुआ नहीं, तो फिर आपको डीमोटिवेट हो जाएगा। ऐसा नहीं करें, आधा चैप्टर लिखे, एक चैप्टर लिखे, वो भी नहीं होता तो 2-3 पेज भी लिखते, इतना भी आप अगर कर लेते ना तो अगले दिन आप एक पेज भी बढ़ाएंगे तो आपका धीरे धीरे करके एक महीने में आपका 4-6 चैप्टर भी हो जाएगा। तो आप धीरे से ले, अपनी क्या करते हैं भाई एक दिन में फोड़ देना, ऐसा नहीं है, अपने को आराम से लेना है। और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हमेशा कछुआ जीतता है। आप ऐसा सोचे कि मैं खरगोश बन जाऊं, पहले ही निकल लूं, आगे जाकर बैठ जाओ, तो आप बैठ ही रह जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको एक कॉन्फिडेंस रखने का भाई हाँ क्लियर हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। दिन का आप 6 घंटा 8 घंटा भी पढ़ते हैं लेकिन आप कंसिस्टेंट पढ़ते ना तो आपको बेनिफिशियल रहेगा और आप फोकस से पढ़ाई करें। और कुछ लोग होते हैं जो 16 घंटे पढ़े 18 घंटे पढ़े, ठीक है वो भी सही है, पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, कुछ लोग फिर बाहर का भी पढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं है आपको। कुछ लोग फिर क्या करते हैं भाई 16 घंटे है मेरे पास पढ़ने के लिए, तो 8 घंटा मैंने सिलेबस का पढ़ लिया, 8 घंटा फिर कुछ लोग जेईई के सम सॉल्व करने लग जाते हैं, कुछ नहीं भाई टाइम पास हो रहा है, तो ऐसे आपको टाइम पास नहीं करना चाहिए, हाई लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। उससे अच्छा 2 बार लो लेवल को पढ़ना, वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ना कि एक बार हाई लेवल करने से अच्छा, क्योंकि आपको सीमित रहना है कि भाई ये सिलेबस के बाहर मेरे को जाना नहीं है। कुछ लोग एनसीईआरटी के बाहर की बुक्स पढ़ते हैं, 3-4 बार पढ़ते हैं। जब मैंने 2019 में अटेम्प्ट किया था तब मैं एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं था, तब मैं पूरा उल्टे चले गया। मैं ट्रूमैन पढ़ लिया था एक बार और वो टारगेट करके बुक आती थी वो मैंने पढ़ लिया, और मैंने एनसीईआरटी खोला ही नहीं। मेरे को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देख के उसमें ज़्यादा मेरे को दिलचस्पी नहीं है, मैंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ही नहीं खरीदी बायोलॉजी के लिए, और जो मेरे पास टारगेट की बुक थी ट्रूमैन की बुक को मैं पढ़ के निकल लिया। तो बायो में मेरे को आ गया 100 या 150 मार्क्स आ गए, वही जो रिजल्ट आना था। तो फिर मैं वो बाहर निकल गया। फिर जब मैंने घर पे आके देखा कि सब कुछ 99 एनसीईआरटी की बुक में से ही क्वेश्चन की है, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं तो बुक ही गलत पढ़ के चला गया। कुछ लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता भाई कौन सी बुक से क्या आने वाला है, कब आने वाला है, कौन से चैप्टर से वेटेज क्या है, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको हार्ड वर्क तो करना ही है,
लेकिन साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। ऐसा नहीं भाई लगे गधे की तरह नहीं लगे, थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना, आपको घोड़े की तरह काम करना कि भाई काम कर भी रहे हैं और स्मार्ट भी कर रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस है, बायोलॉजी पे मेरा पूरी तरह से फेथ है। एनसीईआरटी में आप फेथ लगा देते, मतलब जैसे अपना स्पिरिचुअल्स बुक होता है, जो अपना रिलीजियस बुक होता है, वैसे आप अपनी एनसीईआरटी को समझ और आप एकदम एक फेथ की तरह उस बुक को पढ़े। ऐसा नहीं कि भाई हल्के में ले रहे हैं, बस रीड करना है, ऐसा नहीं, आप एक फेथ के साथ एनसीईआरटी पढ़े। के आप बुक सफिशिएंट है ऐसे आप सोचते हो कि अगर आपने जैसे एनसीईआरटी कर लिया फिर भी सफिशिएंट है? इस सफिशिएंट है ऐसा एनसीईआरटी का एक बार पढ़ने से याद नहीं, वो बुक छोटी है, 2 ही बुक है सिर्फ एनसीईआरटी की, 11th और 12th। और नीट के 90 में से समझ लीजिए आप 85 प्लस क्वेश्चन था, 85 to 87 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से। थोड़ा बहुत यावा किया रहेगा लेकिन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आते हैं। हार्डली आप देखिए 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो सिलेबस के बाहर के, मतलब जो कोचिंग मटेरियल्स होते हैं किसी के, या फिर बड़ी बुक्स हो गई, एमटीजी हो गई या ट्रूमैन हो गई, उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन डालते थे जो नॉलेज के बाहर हो जाए, फिर वो जो 18 घंटे पढ़ने वाले हैं उसको वो काम आ जाता है। वो अपने को उस पर नहीं भागना, अपने को 2-3 क्वेश्चन के लिए नहीं भागना, तो देखना है कि 87 क्वेश्चन अपना सही जा रहे हैं, पहले अपने को उस पर फोकस करना। क्यों 2 क्वेश्चन के लिए अपन अपना दूसरी बुक लेकर टाइम वेस्ट करें, उससे जब एनसीईआरटी को बार बार पढ़े। तो वो मैं खुद एनसीईआरटी को मेरे हिसाब से 6 या 7 बार मैं एनसीईआरटी की रीडिंग लगाया था लॉकडाउन के अंदर, जब मेरे को 4 महीने का जो एग्जाम पोस्टपोन हो गया था ना, मई से सितंबर तक, तो 4 महीने में मैंने 6 से 7 बार एनसीईआरटी की रीडिंग की थी। उसके बाद भी मैं गलती करके आया एग्जाम, उसके बाद भी मैं भूल गया। तो ये एक ऐसी बुक है, मतलब जब पढ़ते भी जाओ फिर भी ऐसा लगता है कि भाई नहीं याद रहता, भूल जाते। वो तो सब बुक में ही तो होता फिर भी है। हाँ सर, वो कोई भी बुक भूलने लो। का अभी यहाँ पे एक भूलने है का कि आपको मतलब बायो के लिए ही एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी सफिशिएंट है कि उतना ही पढ़ के जाते हैं फिजिक्स बच्चे? के लिए ओके सर, फिजिक्स के लिए ऐसा है कि एनसीईआरटी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आप अगर देखेंगे तो रीड करेंगे आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो वो क्या न्यूमेरिकल बेस है ज्यादा। और फिजिक्स के लिए जो थियरी वाले चैप्टर है, जो मतलब जिसमें से थियरी वाले क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर होता है जो थियरी बेस है, जिसमें से एमसीक्यू, जिसमें से न्यूमेरिकल आने के चांस थोड़े कम है। तो जो थियरी बेस्ड चैप्टर है ना, वो आप एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लें। जैसे वो सॉलिड सॉलिड स्टेट करके जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, और जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो थोड़े बहुत चैप्टर है न्यूमेरिकल्स वाले, उसके आप फॉर्मूलाज जो है ना सब एनसीईआरटी के अंदर जो टेबल रहता है, जो बॉक्स में फॉर्मूलाज रहते हैं, वो सब आप फॉर्मूलाज अपने पेज पे उतार लें। फिजिकल केमिस्ट्री आप पूरा फॉर्मूलाज अपना उतार लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन है, जो मैकेनिज्म जो एनसीईआरटी में दिए है, वो आप एक बार गो थ्रू करें, समझिए। फिर आप जो कोचिंग ज्वाइन किए, वहाँ पे जो कोचिंग मटेरियल जो दिया रहेगा वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और जो कोचिंग नहीं ज्वाइन किया वो एनसीईआरटी से ही पढ़े, एनसीईआरटी सफिशिएंट मोर देन। और फिजिक्स के लिए आप यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं, उधर आप देख सकते हैं। जो कोचिंग नहीं ज्वाइन किए वो जो यूट्यूब पे चैनल्स है वो आप देख सकते हैं, या फिर कुछ अपने दोस्त हो कुछ अच्छे जो आपको आके समझा दे, कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बन रहे, वो आपके दोस्त हो कोई जो समझा दे, जो आपके दोस्त कोई कोचिंग जा रहे हैं वो आपको समझा दे, तो वैसे आप कर सकते हैं। जो कोचिंग जा रहे हो तो अपना कोचिंग मटेरियल यूज करें, जो सर पढ़ा रहे हैं वैसे ही फॉलो करें, और न्यूमेरिकल्स पे ही ज्यादा फोकस करो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपने अगर 2-3 साल के फिजिक्स के पेपर देखे रहेंगे, डायरेक्ट आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, और वैल्यूज आपको जो सेंटीमीटर में दिए उसको मीटर में कर दो, खाली वो वैल्यूज चेंज करने का देता है। और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देता है कि भाई तुमको फॉर्मूला याद है, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्राफ दे दिया, जो पैराबोलिक ग्राफ और ग्राफ वाला क्वेश्चन करते हैं, प्रोजेक्टाइल तो वो मोशन आप पे वो उसमें आता हाँ वो सब सेमीकंडक्टर में ग्राफ वाला। तो आप स्मार्ट वर्क करें, आप 3-4 साल के पेपर होता है, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको वो चैप्टर में से क्या पढ़ना है, ऐसा नहीं मैं पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है। बायोलॉजी में पूरा पढ़ना है वो सही है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपको देखना है कि भाई ये इसमें से न्यूमेरिकल, ये चैप्टर में से सिर्फ न्यूमेरिकल वाला ही आ रहा है, इसमें से थियरी वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो क्यों ना अपना टाइम वेस्ट करो एनसीईआरटी रीड करने में, ना कि मैं 3-4 बार अपने फॉर्मूला रिवाइज कर लूँ। तो वैसा स्मार्ट वर्क भी साथ में करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ड वर्क ही करें। आप दोनों चीजें ध्यान में रखें, आपको टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ आपको स्मार्टली वर्क करना है, क्योंकि ये 2 चीजें आपको पार लगाए, और आपको फोकस से करना है हमेशा। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो है फोकस।
तो जहाँ आपने फोकस लूज किया ना, आपकी मेमोरी शॉर्ट टर्म हो जाएगी और आप भूल जाएंगे, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, अपने को पता है 100 चैप्टर है और क्वेश्चन सिर्फ 180 आने वाले, तो अपने को मतलब पूरा बाल्टी भर के लेके जाना है और उसमें से खाली एक चप्पू निकाल के दे रहे हैं पेपर। करेक्ट। तो अपने को नॉलेज इतनी पूरी पूरी नॉलेज भर के जाना और वहाँ पे खाली एक ड्रॉप दे दे, तो आपको वैसे प्रिपरेशन करना है कि भाई जो ड्रॉप अपने को देना है वो ड्रॉप निकलना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा बाल्टी भर दिया लेकिन फिर एंड में आपको ड्रॉप निकल ही नहीं रहा है। मतलब वो भी बहुत लिमिटेड पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन पढ़ना है अपने को। क्वालिटी एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ये इंपॉर्टेंट। आप इम्पोर्टेंट है। क्वांटिटी में भी पढ़े, ठीक है आप क्वांटिटी में पढ़े, लेकिन साथ साथ आप क्वालिटी का भी ध्यान रखें, ऐसा नहीं एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चले गए। तो आप पिछले साल के पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो कितने साल के पेपर सॉल्व करने चाहिए? प्रीवियस कम एक से कम साल, 2 आपको साल? 15 से 10 साल का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसके पहले क्या है, एनसीईआरटी का सिलेबस दूसरा था, तो फिर आपको लगेगा भाई ये क्वेश्चन तो मेरी बुक में है ही नहीं, तो फिर आपको लगेगा कि भाई ये तो बाहर से आ रहा है, तो आप थोड़े फिर से डर जाओगे। तो आपको ज्यादा पीछे नहीं जाना है, आपको मैक्सिमम 15 साल तक जाना है। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको 2 से 5 के बीच में हमेशा पेपर सॉल्व करना है। मतलब देखो, जब आपने प्रिपरेशन का दिन जो आपने स्टार्ट किया, अब आप कोचिंग जा रहे हो तो ठीक है, फिर वो कोचिंग का टाइम है तो फिर उसमें नहीं, लेकिन आप जब कोचिंग नहीं जा रहे हो और आप घर पे, जैसा भी लॉकडाउन चल रहा है तो आप सबका ऑनलाइन लेक्चर हो जाता रहेगा सुबह, तो दोपहर को जो आप फ्री टाइम है आपका, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, तब 2 से 5 में हमेशा पेपर ही सॉल्व है। जैसे अलग अलग पेपर अपने को मिल जाते हैं, कोई भी साइट से मिल जाता है, या फिर प्रीवियस ईयर का एक दो सॉल्व कर दिया, या फिर जो गवर्नमेंट ने जो साइट निकाला है, एनटीए ने जो निकाला है, वो उसका एक आप पेपर सॉल्व कर दे। तो आप 2 से 5 में हमेशा एक पेपर सॉल्व करें। जितने भी दिन आपके प्रिपरेशन का अभी बाकी ना नीट को, हर दिन आप एक हैबिट बना लें कि मैं 2 से 5 पेपर सॉल्व करूंगा, क्योंकि वो 2 से 5 जब आप पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा, क्योंकि नीट का टाइम भी 2 से 5 ही है। तो अब 2 से 5 आप जब नीट के टाइम में बैठेंगे, नीट के एक्चुअल पेपर पे, तब आपको घबराहट सी फील नहीं होगी, तब आपको ऐसा नहीं लगेगा भाई थोड़ी डर लगेगी कि भाई हाँ आ गया टाइम आ गया, तो आपको एकदम रिलैक्स फील होगा, क्योंकि आपको एक हैबिट बन गई है 2 से 5 में मेरे को पेपर देना है। तो आपको नीट का पेपर भी ऐसा लगेगा कि नॉर्मल पेपर चल रहा है, तो मैं मेरा घर पे बैठ के पेपर दे रहा हूँ, आपको ऐसा फील आएगा। आपको पेपर जो है, ये जो पेपर्स है, यस वो सर। कब से शुरू करना चाहिए, स्टार्ट करना? मतलब सपोज अभी 12th में स्टूडेंट है, उसका प्रिपरेशन, वो अपना बोर्ड का भी पढ़ रहा है और उसका प्रिपरेशन अभी हुआ नहीं नीट के बारे में, अगर वो पेपर सॉल्व करने लगता है तो उसको फेलियर लगता है क्योंकि मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसको कब एग्जैक्टली सॉल्व करना चाहिए ये पेपर? देखिए, आपको अगर फेलियर भी लगता हो, मतलब मैं जब स्टार्ट किया था पेपर सॉल्व करना, मैंने 3 महीने 90 डेज मैंने कॉन्स्टेंट 2 से 5 में पेपर सॉल्व किया है। जब लॉकडाउन आ गया था ना मई के अंदर, एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर सितंबर में हो गया, तो वो पूरा 3 महीना मैंने कॉन्स्टेंट 2 से 5 पेपर ही सॉल्व किया। मैं मेरी पढ़ाई सब बाजू में रख दे रहा हूँ, मेरी पढ़ाई हुई है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मैं कुछ देखता नहीं। मैं 2 से 5 मेरे को कोई भी एक पेपर उठा लूंगा, तो मेरी कोचिंग में से जो पेपर आया वो उठा लूंगा, तो एनटी ने जो साइट बना दिया वो पेपर, या ऑनलाइन अपने को कोई टेस्ट सीरीज या कुछ खरीद लेना हो, वो मैंने खरीद लिया था एक दो, आकाश और एलन की खरीद लिया था, एक दो टेस्ट सीरीज खरीद लिया था। और फिर जो अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर है वो, तो ऐसे करके मैंने कुछ 85-90 पेपर्स इकट्ठा कर लिए थे। तो फिर मैं दिन का एक एक पेपर सॉल्व करता था, फुल सिलेबस वाला और कुछ हाफ सिलेबस वाला, और कुछ पार्ट वाइज जो सिलेबस रहता है ना, कि भाई 3 चैप्टर केमिस्ट्री, 3 चैप्टर फिजिक्स, 3 चैप्टर बायो, तो जो पहला महीना आप पेपर सॉल्व कर रहे हो उसमें आप पार्ट वाइज पेपर ले, कि जिसमें 3 चैप्टर फिजिक्स के हो, 3 केमिस्ट्री के और 3 बायो के। तो वैसे जब 30 चैप्टर्स तो आपके 10 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा 10 पेपर। तो वैसे आप 3 बार करें, 10 दिन में आपका एक बार पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ना, तो वैसे आप 3 बार करेंगे तो पूरे महीने में 3 बार आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मैं वैसा स्टार्ट किया था, तो मैं मार्क्स नहीं देखता था, भाई मेरे को 150 आ रहा है ठीक है, 200 आ रहा है ठीक है, 250 भी आ रहा है ठीक है, कुछ भी आ रहा है, उससे अपने को डीमोटिवेट नहीं हो रहा है। फिर आपको वो पेपर के क्वेश्चंस में से एनालाइज करना है, अपनी मिस्टेक्स को ध्यान रखना कि भाई हाँ मैं ये चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मैं ये भूल जा रहा हूँ। पेपर देने से आपको ये पता चल जाएगा कि आप किधर लैग कर रहे हो। क्योंकि पिछले पिछले साल जब मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने सिर्फ 2 पेपर सॉल्व किया था नीट के, सिर्फ 2 पेपर सॉल्व करके मैं नीट के पेपर में पहुंच गया, और वहां पे जाके मेरे को पता चला मेरे को 400 मार्क्स आ रहे, और घर पे आके मैंने देखा तो मेरा 200 हो गया। तो ये जो 200 मार्क की जो मैं सिली मिस्टेक्स करता है, वो मेरी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हुआ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया ही नहीं था, मेरे को एमसीक्यू ओरिएंटेड पता ही नहीं था। तो आप 2 से 5 अगर कॉन्स्टेंट 2-3 महीना का पेपर देंगे ना नीट के प्रिपरेशन पहले, तो आपको एक परफेक्ट हैबिट में आ जाएगा, और तो आप
जब आप नीट में अगर रॉन्ग मार्क भी करोगे तो आपका ब्रेन सिग्नल देगा भाई तो रॉन्ग मार्क फिर से करेक्ट कर, आपका बबलिंग रुक जाएगा, आपका हाथ रुक जाएगा बबल। तो आपकी वो जो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस आएगी ना वो इसी से आएगी। तो अब 2 से 5 माह में हैबिट बनानी अपने को। जब तक अपना नीट का प्रिपरेशन चल रहा है अभी लॉकडाउन में, अभी तो डेट अभी तक अनाउंस भी नहीं हुआ है कि कब होने वाला है नीट, अभी आईसी चल रहा है सिचुएशन। तो अपने को बाहर में जाए अनाउंस हो के नहीं हो, अपने को अपनी फोकस रखना है अपनी पढ़ाई चालू रखना है। अगर कल भी एग्जाम ले ले तो मेरे को 600 मार्क्स आ गए, ऐसी प्रिपरेशन अपने को रखनी है। अपने को फोकस रखना है कि अपनी पढ़ाई पे अपने को ध्यान रखना है। एग्जाम जब होने वाला वो एनटी वाला देखना, वो एनटीए वाले का काम। अपना काम क्या है कि पढ़ाई करें, अपने को पढ़ाई पे ज्यादा फोकस देना। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहेंगे मतलब जो गैप तो लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं नीट के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाते। मतलब वो ब्रेक में कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, समझ रहे हो आप, कि वो ब्रेक में उनको नीट छोड़ के बाकी सब फील्ड में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो वो कैसे कंट्रोल करें कि नहीं अभी एक साल अपने को फोकस्ड नीट ही पढ़ना है? देखिए दोस्तों, मैं भी ड्रॉपर बैच में था, मेरे साथ भी सब ड्रॉपर्स, कुछ लोग 2 से 3 साल वाले रिपीटर्स भी थे। तो वो लोग से मैंने बात की तो मतलब अगर देखिए आप जिसके अंदर आपको डिटर्मिनेशन दिखेगा ना कि भाई हाँ ये बंदा दिल से डॉक्टर बनना चाह रहा है, कि भाई ये मतलब ये ड्रॉप कर रहा है तो मतलब ये करके निकलेगा, तो आपके एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपने एक सेल्फ फोकस, एक सेल्फ बिलीव एक होता है ना जो कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। कहना आसान है भाई, कुछ लोग बोल के निकल लेते हैं, फिर जब टाइम आता है तब आप वो कर नहीं पाते। तो ये कहने में आसान है, लेकिन जो सच्चे मन से जो डिटर्मिनेट होते हैं कि भाई हाँ भाई पढ़ना ही है, और एक फोकस एक होता है, और एक पहले से आपको ड्रीम हो कि भाई किसी को स्कूल लाइफ से ड्रीम हो, किसी को कॉलेज लाइफ से ड्रीम हो कि भाई आप बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, कुछ अपने को सोसाइटी के लिए कुछ दे के जाना है। और एक आपको जो फोकस रहेगा जो आपको कि भाई हाँ जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तब मैं ये चीजें करूंगा, ये मेरे ड्रीम्स है, ये मेरे अचीवमेंट्स मेरे को पाना है, तो वो आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देगा। तो आप अगर ड्रॉप ले तो आप एक डिटर्मिनेट होकर ड्रॉप ले, ऐसे नहीं मैं हवे में ड्रॉप ले लिया कि हाँ नीट निकालना है। कुछ लोग होते हैं मेरे को नीट निकालना है उसके लिए मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, डॉक्टर बनना हो बात की बात, मेरे को एग्जाम क्रैक करना। तो कुछ लोग ऐसे भी निकल लेते हैं, और कुछ लोग फिर ऐसे टाइम पास आपको नहीं करना चाहिए ज्यादा, और एक फोकस से पढ़ाई करना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं कुछ भाई, बहुत फैमिलीज में कुछ हो जाए या फिर XYZ कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आपको आ जाए तो फिर आपका फोकस हट जाता है, फिर ऐसा लगता है कि भाई हाँ नहीं होगा। किसी को लगता है एकदम बहुत पढ़ भी लिया उसके बाद भी ऐसा होता है कि भाई मैंने इतना पढ़ लिया फिर भी मेरे को लग रहा है कि भाई नहीं होगा मेरा, तो वो आपका लैक ऑफ मोटिवेशन है, वो आपको सेल्फ बिलीव ही नहीं है। मतलब जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें आपको विश्वास ही नहीं हो रहा। कुछ लोग होते हैं भाई कि NCERT पढ़ लिए फिर सोचते कि यार NCERT इनफ होगी कि नहीं, मेरा नीट निकलेगा कि नहीं। तो ये आपको जो नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं ना वो आपको पूरी तरह वैनिश करती है, आपको पूरा पॉजिटिव की तरफ रहना है कि भाई मैंने NCERT पढ़ी है, मैंने ढंग से पढ़ी और यही एग्जाम में आने वाला है और मैं एग्जाम क्रैक करके ही आऊँगा। आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना है अपने साथ, तभी एग्जाम क्रैक होगा। ये तो फिर वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रॉप्स करते हैं और बहुत से लोगों का नहीं होता है, आपने को पता ही है, 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं लेकिन नहीं होता है। तो बैक ऑफ द माइंड नेगेटिव थॉट आ जाता है वो लोग को, या कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए या फिर कुछ भी XYZ जो प्रॉब्लम्स आ गए, तो वो अपने को टैकल करना है, वो आपको देखना है कि भाई हाँ ये आदमी ये गलती कर गया, मेरे को ये गलती रिपीट नहीं करनी। तो आप यूट्यूब पे देखिए, आप कुछ मोटिवेशन वीडियोस देखिए, बहुत सी चीज़ आप मेरी वीडियो देख लें, बहुत सी चीज़ आप तो आपको एक मोटिवेशन रहेगा, पावर रहेगा, और आपको फोकस रखना है हमेशा एग्जाम की तरफ और एक बिलीव रखना है। अगर आपने बिलीव होगा तो आपका एग्जाम जरूर रहेगा। अभी आपका जो पहले शेड्यूल था जब 220 मार्क्स आए उसमें, और आपका जो नेक्स्ट शेड्यूल था जो आपका ड्रॉपर बैच था तभी आपका शेड्यूल था, तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा डिफरेंस क्या था? मतलब आपने पढ़ाई अच्छे से की कि आपने प्लानिंग की कि आपने फोकस स्टडी किया? मतलब क्या ऐसा चीज़ है, क्या ऐसा की फैक्टर है जिसके वजह से 200 से लेके 600 तक आए? हाँ दोस्तों, तो मतलब की फैक्टर में मेरी लाइफ मेरे ये 1 साल में जो मेरा की फैक्टर जो मैं बोलूँगा फोकस और कंसिस्टेंसी को ही बोलूँगा। तो ये 2 चीज़ें आपको एग्जाम में क्रैक करा दी। तो जब मैं पहला अटेम्प्ट किया तब 12th स्टैंडर्ड था, अपनी कॉलेज थी, बोर्ड्स थी, तो मैं मतलब जो बोर्ड्स की तरफ मैं ज़्यादा फोकस किया। ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड की तरफ फोकस ही नहीं होना है, आपको होना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि मैं पूरा 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड ही बने, साथ साथ आप MCQs प्रैक्टिस भी करें, तो आपके पास पूरा टाइम रहता है दिन का। कुछ लोगों को इंटीग्रेटेड वाला ले लेते तो कॉलेज नहीं जाना, सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए जाना रहता है।
तो वो लोग के पास फुल टाइम रहता है। कुछ लोग कॉलेज लेक्चर्स में भी जाते हैं, तो वैसा कॉलेज के लेक्चर का ज़्यादा टेंशन ले ही नहीं, तो 10-20 लोग खाली बैठते हैं। और मैं खुद जे कॉलेज में था, जो साउथ बॉम्बे का नंबर 1 कॉलेज है, तो उसमें भी बहुत कम ही अटेंडेंस आता है। प्रैक्टिकल्स में आना है और प्रैक्टिकल्स में आपको बराबर परफॉर्मेंस देना है। और 12th का जब आपका बोर्ड का 2-3 महीना जो आप 2-3 महीने जब बचे हो ना, तब आप अपनी पूरी फोकस 12th के बोर्ड्स पर लगता है। फाइनल 2 महीने में, 1 महीने में, तब आप अपना तो भी आप एमसीक्यूज थोड़ा थोड़ा सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि नीट को पूरा ही साइड पर रखें। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको कंसिस्टेंसी रखना ही है। भले आप फिर 12th का बोर्ड नहीं दे रहे, फिर आपको अपनी एफिशिएंसी डबल करनी है। वो लास्ट महीने में जब आप 12th का बोर्ड दे रहे हैं ना, वो महीने में आपको डबल एफिशिएंसी करना है, क्योंकि आपको 12th भी पढ़ना है और नीट का भी पढ़ना है। तो नीट को आप बाजू में रखना ही नहीं कभी। उसको आप भले दिन का 2 घंटा भी हो, अब 2 घंटा तो पढ़ना ही। फिर जैसे आपका 12th निकल जाता है, फिर आप 11th स्टैंडर्ड पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप 1 साल से 11th का ज्यादा पढ़ाई किए नहीं। तो आप पहले 10-15 दिन 11th का सिलेबस लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। नीट का 11th का सिलेबस पहले आप मजबूत करें, और फिर आप 11th और 12th दोनों को साथ में ले। आप टाइम टेबल बना के 3-3 चैप्टर में करूंगा, क्योंकि जब अभी आपका तो प्रिपरेशन अच्छा हो गया, आपका रिवीजन सब हो गया, फिर आप दिन का 3 चैप्टर ईच सब्जेक्ट का कर सकते हैं, मतलब 9 चैप्टर। आपका 10 दिन में पूरा एक साइकिल हो जाए पूरे सिलेबस का। फिर कुछ छोटे चैप्टर्स होते हैं, तो उसके बाद ऐसा करें कि केमिस्ट्री का छोटा ले रहे हैं तो फिजिक्स का बड़ा ले, फिर फिजिक्स का छोटा ले रहे तो केमिस्ट्री का बड़ा ले। ऐसा नहीं तीनों बड़े ले लिए, तीनों बड़े ले लिए, ऐसा नहीं करना। आपको मैनेज करना है परफेक्ट आप। और फिर बायोलॉजी का आपको 3 चैप्टर्स ले ले, 4 चैप्टर भी कुछ लोग ले लेते, तो वैसे आप करके अपना पूरा सिलेबस आप 10 दिन में कवर कर ले। तो जो बोर्ड्स के बाद आपके पास 2 महीने रहते हैं, उसमें आपका कम से कम 3 से 4 बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। और एमसीक्यू, और 2 से 5 में आपको पेपर देना है, वो आप अपना फिक्स शेड्यूल बना लें कि 2 से 5 में मेरे को पेपर देना है, और फिर 1 घंटा पेपर में एनालिसिस करना है। तो जो आपकी मिस्टेक्स, दिन पर दिन मिस्टेक्स जो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जब आप नीट के पेपर देने जाएंगे ना, तब आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि वही टाइम पे नीट का पेपर देना है आपको। आपके आपका ब्रेन पूरी तरह ट्रेन हो जाएगा, हाँ ये मेरा एमसीक्यूज का टाइम आ गया, ये मेरा बबलिंग का टाइम आ गया। तो जब आपका बबलिंग में भी आपका मिस्टेक नहीं जाएगा, वो भी आपका प्रैक्टिस सही हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बबलिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं। मैं खुद एक डबल बबल मार के आ गया, मतलब मैं इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी डबल बबल मार के आ गया। मतलब एक ऐसा एग्जाम है जितना आप कितना भी मेहनत कर ले कम नहीं है। मतलब जो 720 लेके आया वो भी बोलेगा कि मैंने मेहनत ज्यादा नहीं। ये ऐसा एग्जाम है, मतलब एक कुछ कह ही नहीं सकते ऐसा एग्जाम। तो अभी जो नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट है, उनको आप आपके तरफ से क्या मैसेज देंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको विश करना चाहूँगा ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम, फॉर योर फ्यूचर, और मे गॉड ब्लेस यू, और अच्छा आपका एग्जाम जाए, और आप एक सेल्फ फोकस रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और बिलीव रखें। और जैसे मैंने बोला है वैसा आप एक टाइम टेबल बनाएं, वैसा आप स्टडी करें, और 3-4 घंटे की आप सीटिंग लगा दिए, फिर उसके बाद आधा घंटा ब्रेक ले। और ब्रेक में भी अपने हॉबीज का काम करें। किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है, स्केचिंग अच्छा लगता है, पियानो हो गया, गिटार हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना अच्छा लगता है। किसी को कुछ भी नहीं लगता तो मतलब ऐसे इवनिंग वॉक पे निकलिए, ऐसे सैर करके आ गए खाली। तो मतलब आप सोशल मीडिया से आप दूर रहे, मतलब जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करे ना, वो आप ब्रेक में भी ना करें, करे ही नहीं, मतलब आप छोड़ ही दे 1 साल के लिए। अपने प्रिपरेशन टाइम के लिए आप छोड़ ही दे, मतलब जो भी आपके दिमाग में जंग भर रहा है ना, उसको छोड़ दे। आपकी एक डेली रूटीन बने, एक्सरसाइज करें आप सुबह उठ के, और मेडिटेशन भी कुछ लोग करते हैं, वो मतलब जिससे होता है कि भाई इफेक्ट है, ब्रेन शार्प होता है, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो आप सुबह क्योंकि आप एक दिन में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जब 1 महीना हो गया, 2 महीना अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे ना, तब आपको जाके पता चलेगा हाँ मैं पूरी तरह से चेंज हो चुका हूँ। तब आपको, जब आपको ये फील हो जाए ना, तब आप समझ लेना कि आपका एग्जाम निकल गया। तो आप वैसे अपना एक टाइम टेबल बनाए, और खाने पीने का भी ध्यान रखें। आपको हेल्थ भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी अपनी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा एंड टाइम पे आके हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और एग्जाम में थोड़ा मिस बैलेंस हो जाएगा, पूरा साल मेहनत कर लिया, और अगर खुदा ना खास्ता अगर आपसे तो कभी आप हो गया ऐसा कुछ, तब हेल्थ का भी ध्यान रखा, खाने पीने का कंट्रोल रखे बराबर से, और पूरी तरह से अपना मेंटेन रखा, तो अपना शेड्यूल मेंटेन रखा। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको एग्जाम क्रैक करा सकती है। फोकस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, और कंसिस्टेंसी हो गया। और डिसिप्लिन में अपने आप को मेंटेन रखे, कभी जंक फूड खा रहे, कुछ भी बाहर का आके खा रहे, तो आप छोड़ दे। मतलब हो सके तो आखिरी 3-4 महीने तो आप छोड़ ही दे। 1 साल चलो ठीक है नहीं हो रहे, लेकिन आप कम से कम आखिरी 3-4 महीने तो ये चीज छोड़ ही दे।
अपना मेंटेन रखें, अपना डाइट मेंटेन रखें और अपना कंसिस्टेंसी रखें अपना टाइम टेबल के अंदर। और जैसे मैंने बोला, आप रात को अपने अगले दिन का शेड्यूल बना दीजिए, तो आपको हमेशा बेनिफिशियल रहेगा ये चीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आई होप इन्होंने बहुत अच्छे से पॉइंट बताया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो डीमोटिवेट होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कम मार्क्स आने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फोकस रहे, आप कंसिस्टेंट रहे, 100% डेडिकेशन रखे टुवर्ड्स द नीट। सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचे, और एग्जाम एंड नीट ये आपका गोल नहीं है फाइनल गोल। आपका फाइनल गोल है डॉक्टर बनना, एक फ्रंटलाइन वर्कर बन के आगे आना और समाज की सेवा करना। तो ये गोल बैक ऑफ द माइंड रखे। नीट ये एक छोटी चीज है, लेकिन इससे भी आगे बहुत कुछ है। तो थैंक यू अब्देली कि आपने इतना अच्छा सभी स्टूडेंट को गाइड किया, अपना सच्चा जो भी एक्सपीरियंस है पूरे दिल से बताया। यहाँ पे कुछ भी ऐसे थियोरेटिकल बातें नहीं की कि इतना घंटा पढ़ाई करो, वो करो, ये करो, ऐसा कुछ भी नहीं। जो प्रैक्टिकली आपके साथ हुआ वही सब चीजें आपने शेयर किया, तो थैंक यू बस सो मच। बस ठीक है, तो स्टूडेंट ऑल द बेस्ट फॉर नीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए सेशन के साथ मिलते हैं, और कोई नीट टॉपर के साथ में बात करेंगे। ठीक है, ओ